हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का दिन विशेष है। आज सरस्वती पूजा है, आज वसंत पंचमी है। इसकी आप लोगों को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ध्वनि के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले दो टॉपिक्स जो दो वीडियो लेक्चर हैं वो आपने देखा, अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे ध्वनि के कुछ अभिलक्षण के बारे में। अभिलक्षण का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखिए, हर किसी का कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है ना। कुछ ना कुछ उसकी एक विशेषता होती है, एक गुण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ध्वनि के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो ध्वनि जो है इसकी भी कुछ अपनी विशेषता है। अब ध्वनि की क्या विशेषता है तो वो देखना है हमें इस आज के वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जो पहली ध्वनि की कैरेक्टर है वो है इसकी तीव्रता या प्रबलता। तीव्रता और प्रबलता। तीव्रता को अंग्रेजी में इंटेंसिटी और प्रबलता को अंग्रेजी में लाउडनेस कहते हैं। लाउडनेस, देखिए, जैसे कि कहते हैं कि ज्यादा लाउड नहीं बोलना है। ज्यादा लाउड का मतलब क्या हो गया कि जब आप वेव को देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर यहां पर हम एक वेव बनाते हैं, यह हमारा मान लेते हैं कि मीन पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड मीन, माध्य स्थिति कहते हैं, ठीक है। और इस माध्य स्थिति पर जब हम इस तरह से कोई एक वेव को चलाते हैं या फिर कोई एक वेव बनता है तो जितना अधिक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से, मीन पॉइंट से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको आयाम कहते हैं। आयाम या इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो जितना आयाम बढ़ेगा, मतलब आयाम के पर जो है या फिर आयाम के आधार पर हम कहते हैं उसकी वॉइस की लाउडनेस या इंटेंसिटी कितनी होगी। जितना अधिक एम्पलीट्यूड या आयाम होगा उतनी ही उसकी आवाज में तीव्रता या और प्रबलता दिखेगी। और तीव्रता और प्रबलता जो है, एक बात ध्यान में रखना है अपने को कि कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। अब कानों की संवेदनशीलता क्या होती है, कौन कितना अच्छे से सुन सकता है। अब किसी का अगर कान खराब हो या फिर सुनाई ना देता हो तो वो तो अलग बात है, उसको सुनाई ही नहीं देगा। वो कान कितना संवेदनशील है, कितना सेंसिटिव है उस वॉइस के प्रति, इस पर निर्भर करता है कि उसको क्या तीव्रता और प्रबलता दिखेगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो तीव्रता होती है वो, उसका अर्थ होता है किसी एकांक क्षेत्रफल, यूनिट एरिया से प्रति सेकेंड, मतलब हर सेकेंड जो है उससे गुजरने वाला ध्वनि ऊर्जा जो है कितना है, वही उसकी तीव्रता कहलाती है। वही जो प्रबलता है वो कान के प्रति ध्वनि की संवेदनशीलता है। याद रखना है तीव्रता क्या है, तो एकांक क्षेत्रफल से हर सेकेंड कितना साउंड एनर्जी जो है वो क्रॉस कर रहा है, वही उसकी तीव्रता होगी। लेकिन प्रबलता जो है वो ध्वनि की कानों के प्रति संवेदनशीलता, कितना सेंसिटिव है कान उस साउंड के प्रति, वही उसकी क्या कहलाती है, प्रबलता या लाउडनेस कहते हैं, ठीक है। अब ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता जो है उसे उत्पन्न करने वाले कंपन, याद होगा मैंने बताया कंपन वाइब्रेशन के बारे में कि जब वाइब्रेशन ऑसिलेशन होता है तो यहां पर जो आयाम है, इस आयाम पर निर्भर करता है कि उसकी प्रबलता और तीव्रता कितनी होगी, है ना। तो जितना आयाम, जितना एम्पलीट्यूड ऊपर उठेगा, जितना ग्राफ ऊपर जाएगा, उतना ही ज्यादा उसकी प्रबलता या तीव्रता होगी, ठीक है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबलता और तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना है कंपन जो हो रहा है उस कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। आगे बात करें तो जो तीव्रता है, ये जो आपकी तीव्रता इंटेंसिटी है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है माइक्रोवाट। माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर क्या होता है, तो याद रखना है तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है, उसका एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसको हम देखें तो 10⁻⁻6 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 10⁻⁻6 याद रखना अपने को, 10⁻⁻6 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 और वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है। याद रखना, इसको तोड़ के माइक्रोवाट जो है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको आप कह सकते हैं
10⁻⁻⁶ का मतलब हो गया माइक्रो जूल पर सेकेंड, का मतलब हो गया वाट, और यहां पर मीटर स्क्वायर तो है, ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहां पर बात करें तो जो सामान्य प्रयोग जो है, सामान्य प्रयोग में इसको बेल से डिनोट करते हैं, बेल। अब ये बेल कहां से आया, या बेल क्या है, तो याद रखेंगे कि टेलीफोन के आविष्कारक जो ग्राहम बेल थे, उन्हीं के सम्मान में इसको बेल से सूचित किया गया। और जो सामान्यतः हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो डेसिबल होता है। ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए जो मात्रक हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो डेसिबल होता है। और डेसिबल जो होता है वो क्या होता है, एक बेल का 10वां भाग होता है, 1/10 ऑफ बेल जो है वो डेसिबल कहलाता है, और इसको डीबी से डिनोट किया जाता है। कभी कभी जो है वो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कोई स्रोत है, अगर ध्वनि का स्रोत है, उससे निकलने वाले ध्वनि की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है, और वो भी डेसिबल में पूछा जाता है। ध्यान में रखेंगे कि डेसिबल में पूछा जाता है। जो साधारण बातचीत होती है, जब हम लोग साधारणतः बातचीत करते हैं, नॉर्मल टॉक होता है, तो उस समय जो इंटेंसिटी होती है वो 30 से 40 डेसिबल की होती है। अगर बात करें जोर से चिल्लाकर अगर बातचीत करते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है 50 से 60 डेसिबल के आसपास होती है। और अगर हम बात करें विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, ये जब चलता है तो 110 इंटेंसिटी की तीव्रता, डेसिबल की तीव्रता उत्पन्न करता है। अगर हम बात करें सायरन की, तो सायरन जो है 110 से 120 डेसिबल की तीव्रता को मापता है। और जेट फाइटर विमान जो होता है उसकी जो तीव्रता होती है, या फिर उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, 140 से 150 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें यंत्र कारखाना, जो मैकेनिकल कारखाने होते हैं, उसमें जो यंत्र काम कर रहा होता है उससे 100 से 120 डेसिबल का साउंड एनर्जी निकलता है, या फिर इंटेंसिटी की साउंड एनर्जी निकलती है, ठीक है। आगे हम बात करें तो WHO का नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 65 डेसिबल को जो है वो क्या कहा है कि 65 डेसिबल से अगर ऊपर का शोरगुल हो रहा है तो ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो याद रखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी जब हम लोग साउंड का प्रोड्यूस करते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण में आता है। और ध्वनि जो है वो इन्वायरमेंट में, देखिए ऊर्जा है ना, और ऊर्जा कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमने पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ जो लॉ पढ़ा हमने, उसमें तो यही कहता है कि ऊर्जा का ना ही निर्माण होता है ना ही ऊर्जा का क्षय हो सकता है। तो क्या हो सकता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज निकल रही है, और ये जो एनर्जी है कि कहां जा रहा है, कभी आपने सोचा? तो ये एनर्जी जो है इन्वायरमेंट में हमेशा के लिए चक्कर खाते रहेगा। यही तो पॉल्यूशन है, काफी सारे पॉल्यूशन है। अब इसके कारण क्या होता है, ईयर डिसऑर्डर होता है, सुनने में परेशानी, आगे समय में सुनने में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अगर अधिक डेसिबल वाले या फिर अधिक तीव्रता वाली ध्वनि से अगर हम सुनते हैं लगातार तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए 65 डेसिबल से ऊपर, याद रखना है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 65 डेसिबल से ऊपर का जो शोर है उसको ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया है। और ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ध्वनि का जो लाउडनेस होता है, मतलब है कि उसके एम्पलीट्यूड के वर्ग, जो एम्पलीट्यूड होता है इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या, तो लाउडनेस। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तीव्रता और प्रबलता। अब तीव्रता और प्रबलता के बाद जो दूसरा टर्म आता है उसका नाम है तारत्व, या इंग्लिश में कहते हैं इसको पिच। अब देखिए पिच क्या होता है, आवाज की तीक्ष्णता, कितना तीक्ष्ण, बोले ना कितना तीक्ष्ण बोलता है। तीक्ष्ण मतलब पतला या मोटा, दो ही चीजें आती है। तो जिसकी आवाज जितनी पतली होगी उसकी उतना ही तारत्व होगा, उतना ही पिच होगा। अब जो पिच हो गया, पिच का अर्थ सीधा मतलब हो गया कि आवाज की या फिर ध्वनि ऊर्जा की तीक्ष्णता को हम लोग पिच या तारत्व कहते हैं। तो क्या है, ध्वनि की तीक्ष्णता को क्या कहते हैं हम लोग, तारत्व कहते हैं। अब जो है यहां पर बात करते हैं कि जो आपका तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि ये हमारा वेव है, ठीक है,
1 सेकेंड में ये दोलन किया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ दोलन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। तो जो हमारा तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पे। ये पूछा जाता है कि जो पिच है वो किस पर निर्भर करता है? तो तारत्व जो है वो आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक ध्वनि की आवृत्ति होगी उतनी ही तीक्ष्ण आवाज होगी। इसी के आधार पर जब देखते हैं कि महिलाओं या फिर लड़कियों की आवाज पतली होती है और मेल्स की आवाज क्या होती है? मोटी होती है। मतलब फीमेल के आवाज में आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है वो अधिक होती है बनिस्बत कि मेल की आवाज में, है ना। इसीलिए दोनों के आवाज में डिफरेंस आता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कहता है कि तारत्व बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब है अगर मान लीजिए कि ये 1 सेकेंड में एक बार दोलन करता है, लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी जो है 1 सेकेंड में बहुत बार दोलन कर जाता है, इसका मतलब इसका आवाज उतना ही ज्यादा पतला होगा। क्लियर है? तो तारत्व जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना है अपने को, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। और हमने कहा कि तारत्व के कारण ही ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है या पतला कहा जाता है। कितना मोटा आवाज, जैसे मेरा आवाज मोटा है, किसी का आवाज पतला होगा, है ना। तो यहां पर मोटा या पतला तारत्व के कारण ही डिसाइड किया जाता है। उसके बाद एक टर्म आता है कि यहां, और एक बात ध्यान में आपको रखना है कि जो ध्वनि का तारत्व है, जो आपका पिच है, वो तीव्रता और प्रबलता से संबंध नहीं रखता है। जो हमने पहला कैरेक्टर पढ़ा था कि इंटेंसिटी और लाउडनेस जो है वो पिच को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करता है या फिर संबंध नहीं रखता है। संबंध नहीं रखने का मतलब होता है किसी तरह से उसको डिस्टर्ब नहीं करना। क्लियर है? अब अगर हम बात करें गुणता की, गुणता टिम्बर, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में क्वालिटी भी कहीं कहीं पे यूज होता है, कहीं कहीं पर टिम्बर भी यूज होता है, और हिंदी में इसको गुणता कहते हैं। ठीक है। अब गुणता क्या होता है कि जो ध्वनि का वह गुण, जैसे कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से अगर आप फोन पर बात करते हैं तो बिना नाम बताए आप उसको आवाज से जो पहचान लेते हैं कि ये फलाना का आवाज है, तो ये ध्वनि का जो विशेष गुण है, उसी विशेष गुण को हम लोग क्या कहते हैं? गुणता कहते हैं। समझिएगा कि गुणता क्या हुआ कि किसी भी ध्वनि को हम जो जिस गुण के कारण पहचान पाते हैं ये फलाना का आवाज है, ये फलाना का आवाज है, उसी गुण को हम लोग गुणता कहते हैं। तो कहता है कि ध्वनि का वह गुण, वह कैरेक्टर जो समान प्रबलता, जो समान लाउडनेस और समान पिच का ध्वनि है, फिर भी उसमें हम अंतर कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं गुणता। ठीक है। अब गुणता जो होती है इसी को स्वरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि की जो गुणता है इसे स्वरक भी कहा जाता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है, एक आवृत्ति, सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि होती है, इसी को हम लोग टोन कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि जो एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे टोन कहते हैं। और यही टोन जो है, जब अलग अलग आवृत्ति की टोन मिलती है तो वही क्या बनता है? संगीत बनता है। देखते होंगे जो संगीत है सा रे गा मा पा धा नी, है ना, ये जो है इसको सा एक टोन है, सा की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, और इन्हीं फ्रीक्वेंसी, सा रे की अलग फ्रीक्वेंसी है, ग की अलग फ्रीक्वेंसी है, म की अलग फ्रीक्वेंसी है, प की अलग फ्रीक्वेंसी है, ध की अलग फ्रीक्वेंसी है, नी की अलग फ्रीक्वेंसी है। तो जब सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और इन्हीं अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हम लोग एकल आवृत्ति वाली ध्वनि कह सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोन। टोन कितने हैं? भारतीय अगर संगीत पद्धति की अगर बात करें तो 7 टोन है। सा रे ग म प ध नी, 7 टोन है। और इन्हीं 7 टोन को मिलाकर या फिर इसी की पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन से हम लोग संगीत प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर गाना
बना सकते हैं। तो वही चीज यहां पर मेंशन है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, सुर कहते हैं, स्वर या फिर नोट कहते हैं, है ना। मतलब अगर हम सा रे गा मा पा धा नी सा, अगर इसको एक लय में बनाए, इसी को क्या कहते हैं, स्वर या फिर इसी को नोट कहते हैं। और भारत की संगीत पद्धति में 7 टोन होते हैं। कितने टोन हैं, 7 टोन होते हैं, जिनकी आवृत्तियां अलग अलग होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है, और उनकी पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन के द्वारा संगीत उत्पन्न किया जाता है। जैसे टोन की अगर बात करें, सा रे गा मा पा धा नी, तो सा का जो है वो फ्रीक्वेंसी 265 होता है। 265 क्या है, तो वो हर्ट्ज में है, आवृत्ति है इसकी। रे की फ्रीक्वेंसी 294 हर्ट्ज, गा की फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज, म की फ्रीक्वेंसी 349 हर्ट्ज होता है, प की फ्रीक्वेंसी 392 हर्ट्ज होता है, ध की फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज होता है, और नी की फ्रीक्वेंसी 494 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो यह था ध्वनि के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी और आप लोग इस वीडियो से कुछ लाभ ले सकते हैं। तब तक अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।